पिछले वीडियोस में हमने प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में पढ़ा। अब उनकी स्थिति क्या है और उनकी भूमिका क्या होती है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पादप में, पत्ती में कहाँ होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें एक कोशिकांग के बारे में समझना होगा जिसको कहते हैं हरित लवक। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक पत्तियों में पाए जाते हैं और इनके कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। तो एक चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि हरित लवक की संरचना कैसे होती है। तो हरित लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसमें सिक्के के ढेर के भांति कुछ डिस्क जैसी संरचनाएं ढेर के रूप में एक दूसरे पर जमी हुई होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना है इसको कहते हैं थाइलेकोइड। इसको कहते हैं ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है? ये छोटी छोटी डिस्क है, उनका ढेर है, इसको ग्रेनम कहते हैं। और ये जो एक डिस्क जैसी संरचना है उसको कहते हैं थाइलेकोइड। ये भी एक क्या है? ग्रेनम। और ये भी एक ग्रेनम है क्योंकि ये दो ग्रेनम के बीच में है, इसीलिए इसका नाम हो गया इंटरग्रेनम। तो ये ग्रेनम, ये इंटरग्रेनम, ग्रेनम की एक डिस्क थाइलेकोइड कहलाती है। और इसी थाइलेकोइड में हमारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। आगे पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हरित लवक का ये जो भी अंदर का भाग है वो कहलाता है स्ट्रोमा। और आपने पढ़ा होगा हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये एक हरित लवक की संरचना है। अब हमारे जो पर्णहरित के अणु हैं, क्लोरोफिल के अणु, वो किस में होते हैं? वो इस थाइलेकोइड में होते हैं। तो मैं इस एक थाइलेकोइड को, ये जो एक थाइलेकोइड है डिस्क, उसको थोड़ा बड़ा करके मैं बताऊं कि ये एक थाइलेकोइड है, उसमें भी बीच में एक खाली स्थान होता है, अवकाश होता है। और हमारे पर्णहरित के अणु इस थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर ढेर बनाकर जमे हुए होते हैं। तो ये पर्णहरित के अणु हैं। कहाँ हैं? थाइलेकोइड की झिल्ली में। थाइलेकोइड कहाँ है? ग्रेनम में। और ग्रेनम किस में है? हरित लवक में। ठीक है, तो इसको अब विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आप ये चित्र बना लीजिए फटाफट। ये स्ट्रोमा और ग्रेनम की पोजीशन ध्यान में होनी चाहिए। आगे हम जब प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब ये शब्द वापस आएंगे। उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये जगह कहाँ पर है।
थोड़ा जल्दी बनाइए। चलिए, अभी हमने पढ़ा हरित लवक के बारे में। चलिए अब हम और एनालिसिस देखते हैं थाइलेकोइड का, कि थाइलेकोइड में भी हमारे जो पर्णहरित के अणु हैं वो कैसे जमे हुए होते हैं। तो यहां पर मैं एक थाइलेकोइड बना रहा हूं जिसकी ये ल्यूमन है, अवकाशिका है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान, और ये इसकी दोनों झिल्लियां हैं। इसके बीच में यहां पर पर्णहरित के अणुओं का ढेर पाया जाता है। तो वास्तव में यही प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का ढेर है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब ये ढेर जो है पर्णहरित अणुओं का, इसकी एक विशेष व्यवस्था होती है और उसको एक नाम भी दिया गया है, शब्द जिसको कहते हैं क्वांटोसोम। चलिए तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि लगभग एक समूह में 230 के करीब पर्णहरित के अणु होते हैं, 50 के करीब कैरोटीनॉइड के अणु होते हैं और वो एक ढेर के भांति जमे हुए होते हैं। और जिसके शीर्ष पर एक विशेष प्रकार का पर्णहरित का अणु होता है जो होता है क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए है और ये सभी इसके सहायक अणु हैं। तो अब शब्द ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ऊपर जो क्लोरोफिल ए का अणु है इसको कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। और हमारा ये वाला जो नीचे का भाग है इसको कहते हैं एंटीना समूह। एंटीना समूह। अब वास्तव में होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश सर्वप्रथम इन अणुओं पर गिरता है, यहां से ये रेजोनेंस, मतलब एक अणु से दूसरे, दूसरे से तीसरे अणु, चौथे अणु, इस तरह से अंतिम रूप से इस क्लोरोफिल ए के अणु जो अभिक्रिया केंद्र कहलाता है वहां तक प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है। तो यहां पर ये जो ढेर है उसके लिए शब्द काम में लिया गया है क्वांटोसोम। और ये क्वांटोसोम शब्द दिया था पार्क और बिगिंस नाम के वैज्ञानिक ने। पार्क और बिगिंस, कभी कभी पूछा जाता है क्वांटोसोम का कंसेप्ट किसने दिया था? पार्क और बिगिंस। तो क्वांटोसोम में जो अतिरिक्त अणुओं का ढेर है जिसमें क्लोरोफिल भी है, बी भी है, कैरोटीनॉइड भी है, क्लोरोफिल ए भी है, वो एंटीना समूह कहलाता है। और सबके शीर्ष पर अभिक्रिया केंद्र होता है जो क्लोरोफिल ए होता है। अब आकृति और प्रकाश के अवशोषण के आधार पर ये जो अणुओं का समूह होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे, इसको समझिएगा। कुछ पर्णहरित का समूह ऐसा होता है
जिसके ऊपर जो अभिक्रिया केंद्र होता है क्लोरोफिल ए का अणु, वो 700 nm के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को ग्रहण करता है। इसीलिए इसको नाम दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, या शॉर्ट में कहते हैं P700। और ये एक दूसरे प्रकार के अणुओं का समूह है जिसके शीर्ष पर जो अभिक्रिया केंद्र है क्लोरोफिल ए का अणु, वो 680 nm के प्रकाश को ग्रहण करता है, इतने तरंग दैर्घ्य वाले। इसीलिए इसको कहते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, या शॉर्ट में कहते हैं P680। तो इस तरह से ये जो हमारे पर्णहरित के अणुओं का जो समूह है, ढेर है, क्वांटोसोम है, वो दो रूपों में पाया जाता है, दो फोटो सिस्टम के, या तो फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, तो ये दो मुख्य प्रकार होते हैं, बना लीजिएगा आप ये। चलिए, तो दो महत्वपूर्ण शब्द वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये दो फोटो सिस्टम होते हैं, वो पता कैसे चला? तो इसकी खोज एमर्सन नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा की। उन्होंने देखा कि जब 680 nm से ऊपर के तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब 680 nm से ऊपर जो प्रकाश का क्षेत्र होता है वो फार रेड रीजन कहलाता है, और इस रेड रीजन में क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, इसलिए इस घटना को कहते हैं रेड ड्रॉप। क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि 680 nm और उसके ऊपर 700 nm दोनों तरह की लाइट बीम दी, तो उन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसको कहते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, या एमर्सन वैज्ञानिक के नाम पर ही एनहांसमेंट, वृद्धि प्रभाव। किसमें वृद्धि हुई? प्रकाश संश्लेषण की दर में। तो इसी प्रयोग से यह पता चला कि कहीं ना कहीं पर्णहरित के अणुओं के ढेर दो रूपों में होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। अगर एक ही तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, और दो तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त होगा तो दो फोटो सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, 680 और 700, और दोनों मिलकर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट घटनाएं इसी से जुड़ी हुई है, जिसको रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट या एमर्सन वृद्धि प्रभाव कहते हैं। तो अभी तक हमने केवल पर्णहरित या प्रकाश संश्लेषी वर्णक की पोजीशन के बारे में पढ़ा। अब हम वास्तविक रूप से पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है और कहाँ होती है। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहले उसकी समरी समझ लेते हैं, फिर विस्तार से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। एक को कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरे को कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेनम में संपन्न होती है, उसके लिए प्रकाश आवश्यक होता है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, जिसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता। हालांकि इस प्रक्रिया में जो एंजाइम काम करते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं,
लेकिन इसकी जो मूल रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में वास्तव में क्या होता है।